केंद्र का जो कानून तो इनके हक में होता था, इनको अच्छा लगता था, तो धारा 370 का कोई असर नहीं है। कांग्रेस दीमक की तरह इस देश को चूस रही थी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जम्मू में किस कानून के तहत लाए गए थे? उमर अब्दुल्ला साहब ने कुल्लू के अंदर बहुत बड़ा एक बॉटलिंग का प्लांट लगा रखा है, फार्म हाउस बनाया हुआ है। इंटरनेशनल लीडर कांग्रेस की, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि हिमाचल के अंदर फार्म हाउस बनाने का? वो रहती ना दिल्ली के अंदर। कश्मीरियों के पास है क्या? 4 पेटियां सेब देके पूरे देश को लूटते हैं, पूरे देश को। कार गैंग ऑफ गुपकार्स, उसका अस्तित्व भी कुछ नहीं है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हमारे सियासत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर हम भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी से बात करने जा रहे हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया सुनील जी। विक्रम जी, ये बताएं कि जब से धारा 370 हटी है, 35 से टूटी है, उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में बीजेपी को विरोध झेलना पड़ा है, जबकि ये बीजेपी का कहना है कि ये सबसे पुरानी मांग थी जो हमने पूरी की। उसके बावजूद ये विरोध क्यों? देखिए, धारा 370 का हटना जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम था, और मैं ऐसा मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का ये पुनर्जन्म था। धारा 370 किन परिस्थितियों में लगाई गई, उस वक्त के हुक्मरानों की क्या मंशा थी। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा भी था हमारे संविधान के रचनाकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जो कि इस धारा के बिल्कुल खिलाफ थे और नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे संविधान में। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि फ़िलहाल कश्मीर की वर्तमान स्थितियों को देख के हमें शेख अब्दुल्ला को अपीज़ करने के लिए इसको लगाना है। ये घिसते घिसते घिस जाएगी, लेकिन बदकिस्मती रही कि इस धारा को कश्मीरी हुक्मरानों ने, चाहे वो अब्दुल्ला थे, चाहे वो शाह थे, चाहे वो मुफ्ती थे, उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया कि क्योंकि धारा 370 है, इसलिए केंद्र का जो कानून तो इनके हक में होता था, इनको अच्छा लगता था, तो धारा 370 का कोई असर नहीं है। और जो केंद्र अपनी तरफ से यहाँ पर बाकी प्रदेशों की तरह कानून लागू करना चाहती थी, तो वहाँ 370 को हथियार बना के ये लोग आगे चलते थे, और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों के अंदर ये जहर बनता जा रहा था, विशेष करके हमारे जम्मू खित्ते के लोगों के अंदर, कि ये नासूर कब तक चलेगा। और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती वाला दिन आया 5 अगस्त 2019, क्योंकि ये जनसंघ, प्रजा परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद शुरू से ही हमारा एक पोल प्लांक रहा है कि हम जब भी केंद्र में मजबूती से सत्ता में आएंगे, धारा 370 को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि आपको मालूम है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े कश्मीरी हुक्मरान रहे, वो बड़े बड़े नारे किया करते थे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चाहे गुलाम नबी आज़ाद थे, चाहे मैडम महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी थे। वो तो कहते थे कि कोई दुनिया की ताकत जो है धारा 370 को तोड़ ही नहीं सकती है, ये नामुमकिन है, इसको कोई मुमकिन कर ही नहीं सकता। अलबत्ता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की कार्यकुशलता की वजह से और एक दूर की सोच की वजह से, पूरी संविधान की धाराओं को मद्देनज़र रखते हुए, पूरी तरह से हर चीज़ का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उन्होंने धारा 370 को ख़त्म किया है। और मुझे लगता है बड़ा बेहतरीन कदम था, और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अब 70 वर्ष पुराना जख्म है, इसको भरने में समय तो लगेगा। 70 वर्षों से कांग्रेस दीमक की तरह इस देश को चूस रही थी। अब 70 वर्षों के इनके जो है कुकर्म है, उसका भुगतान आप बोलोगे 6-7 साल में हो जाएगा, वो संभव नहीं है। उसके बावजूद भी लोगों ने महसूस किया है। अगर महसूस नहीं किया होता अश्विनी जी, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में 300 का आंकड़ा पार नहीं करती थी। ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, लेकिन हमारी कार्यकुशलता, केंद्र सरकार की एक स्पष्ट साफ नीयत लोगों के दिल में उतरी, और विशेष करके हमारे जम्मू कश्मीर की हमने 3 सीटें रिपीट भी की, और आज लोग महसूस कर रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन आया है। समय लगेगा, क्योंकि प्रदेश हमारे का विभाजन हो गया था। धारा जब तोड़ी तो एक यूटी लद्दाख, जिनकी शुरू से डिमांड थी कि हमें अलग किया जाए, क्योंकि कश्मीर हमें हमेशा चूसता रहा है, जम्मू की तरह पीसता रहा है, तो हम छोटा सा एक क्षेत्र है, हमें हमारा अपना अस्तित्व हमारा खड़ा कीजिए। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कार्यकुशलता से लद्दाख को जो वो चाहते थे वो दिया, और जम्मू कश्मीर को भी फिलहाल यूटी बनाया है। आने वाले आप दिनों में देखिएगा आप, देयर विल बी ड्रास्टिक चेंजेस।
फेरबदल आ रहे हैं। केंद्र के 106 कानून तो लागू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बड़े और भी चेंजेस आएंगे और ये बेहतरीन निर्णय था जिसका सब लोग स्वागत भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम आपको अच्छे देखने को भी मिलेंगे। एक जो नया लैंड एक्ट आया है उसे लेकर जम्मू में एकदम से विरोध की जो नई चिंगारी है वो भड़कना शुरू हो गई। पूरा विपक्ष सड़कों पे नज़र आ रहा है, कश्मीर में भी इसे लेकर विरोध हो रहा है। तो ये वजह क्या है, क्यों इस लैंड एक्ट का इतना विरोध किया जा रहा है? देखिए, ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप इनसे पूछिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जम्मू में किस कानून के तहत लाए गए थे। आज वो नासूर 20 सालों में, आप सोचिए जो 2000 में यहाँ पे परिवार उस वक्त लाए गए थे, आज वो कितने परिवार बन चुके हैं, उनके आगे बच्चे पैदा हो गए। वो कल को अपने आप को जम्मू कश्मीर का नागरिक कहना शुरू कर देंगे। क्या देश के बाकी हिस्सों से आए भारतीयों से ये लोग बेहतर हैं क्या? यूपी बिहार से लाखों की तादाद में मौलवी यहाँ पर आके मदरसा का बहाना देके और अपने आप को शिक्षक बता के यहाँ के मदरसों में रह रहे हैं। उनके स्टेट्स भी एक्ट बने हैं। वो कौन से एक्ट के तहत बने हुए हैं? ये सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर को, जो अब एक विकास के रास्ते पे चला है, पिछले तकरीबन 1 साल सवा साल में जितनी तादाद में मिलिटेंट मारे गए, धराशायी किए गए हैं, उतने पिछले 30 सालों में नहीं हो पाई। इतनी तादाद में मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। आज सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। आज कश्मीर के अंदर कहाँ गया वो पत्थर मारने वाला? फारूक अब्दुल्ला के घर गया या मुफ्ती महबूबा के घर गया? कहाँ चला गया वो पत्थर मारने वाला? इसका मतलब इनके पैदा किए हुए थे। और मैं तो कहता हूँ लानत है उन जम्मू के लीडरों के ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं और अपने अस्तित्व को बेच रहे हैं कश्मीरी हुक्मरानों के आगे। राजनीति एक तरफ रही, आप लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य जो है खतरे में डाला था। आज वो सुरक्षित हुआ है। जम्मू कश्मीर का नागरिक, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो जम्मू का हो, वो पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक मन चाहे स्थान पे प्रॉपर्टी खरीदता है, कहीं फार्म हाउस बनाता है, कहीं आलीशान बंगला बनाता है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कुल्लू के अंदर बहुत बड़ा एक बॉटलिंग का प्लांट लगा रखा है, फार्म हाउस बनाया हुआ है। मैडम प्रियंका वाड्रा, इंटरनेशनल लीडर कांग्रेस की, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि हिमाचल के अंदर फार्म हाउस बनाने का? वो रहती ना दिल्ली के अंदर। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि हमने ऐशप्रस्ती करनी है, हम तो खानदानी विरासत में लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी ये चोरियां जो है अब उभर के बाहर आने वाली हैं। अब उस बुखलाहट को कैसे कवर करें, खास करके आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में देखिएगा कि रोशनी एक्ट को जिस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सख्ती से संज्ञान लिया है, ये काली भेड़ें बहुत सी नंगी होंगी। ये जंगलात की ज़मीनों पे आलीशान बंगले जो जम्मू में बने हैं ना, ये आप देखिएगा किस तरीके से धराशायी होंगे। ये नंगे होंगे ये लोग। और जिन लोगों ने उस रोशनी एक्ट की आड़ में रोशनी अपने अंधेरे को उजालने में बदला, अब वो पुनः अंधेरे में जाएंगे। और जम्मू कश्मीर जो है एक मजबूत यूटी के रूप में अग्रसर होगा पूरे देश की तरह। यहाँ पर भी कन्याकुमारी से, कर्नाटका से, पूरे देश से सैनिक यहाँ पर आके अपनी शहादत दे जाता है। वहाँ से चल के आता है अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, यहाँ से कॉफिन में पैक होकर अपने घर जाता है, लेकिन उसका परिवार यहाँ 2 मरले ज़मीन लेके मकान नहीं बना सकता। उसके बच्चे यहाँ पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ जाएंगे यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। ये कौन सा प्रावधान था? ये सत्यानाश हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, शेख अब्दुल्ले का, जिसको धो डाला गया है उन जख्मों को। आहिस्ता आहिस्ता ये जख्म सारे भरे जाएंगे। इसलिए आप देखिएगा ये लोग सभी राम राम चिल्लाएंगे, ऐसा वक्त आने वाला है। जम्मू से एक और नई मांग उठ रही है, कई जगह दीवारों पे भी लिखा जाने लगा है जम्मू अलग राज्य, जबकि दूसरी आवाज़ ये है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए। इन दोनों मांगों में से भाजपा किस मांग की समर्थक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मजबूत जम्मू कश्मीर एक राज्य शुरू से रहा है। ये जम्मू अलग राज्य की मांग क्यों उठी, इसके ऊपर क्यों इतना हो हल्ला होने लग पड़ा? जब कश्मीरी हुक्मरानों की तानाशाही बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी और उसका बहुत बड़ा एक टूल का काम करता था धारा 370। कश्मीरियों के पास है क्या? 4 पेटियां सेब देके पूरे देश को लूटते हैं, पूरे देश को। नहीं, कहीं गुपकार की वजह से ये मांग तो नहीं उठी? देखिए, गुपकार, गैंग ऑफ गुपकार, उसका अस्तित्व भी कुछ नहीं है।
वो तो फारूक अब्दुल्ला के इशारे पे फिलहाल वो नाच रही है मैडम, और जो दाएं बाएं के हैं जिनका अपना राजनीतिक अस्तित्व अब डूब रहा है, तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो अब महबूबा को भी लगने लगा कि और कुछ नहीं, अपने पिता तो रहे नहीं, तो ये फारूक अब्दुल्ला के ही साथ चल पड़ती हूँ, तो देख लेती हूँ क्या होगा। अदरवाइज ये गुपकार कुछ भी नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार को एक ब्लैकमेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये वो जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है जहाँ सफ़ेद अचकन के ऊपर लाल गुलाब लगा के कबूतर छोड़ के थाली में डाल के हमारा रकबा जो है चाइना को दे दिया था। ये वो भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ ऐसे ब्लैकमेलर जो हैं मिट्टी में धराशायी कर दिए जाते हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ चले गए। ये भूल जाए कि इनकी ब्लैकमेलिंग केंद्र सरकार आप बर्दाश्त करेगा, एजेंसियाँ बड़ी मुस्तैद हैं, ये जल्दी अपने आप अपना अस्तित्व खो देंगे। ये जिंदा रहे राजनीतिक तौर पे बड़ी बात है। मैडम ने कहा जब तक अपना झंडा नहीं मिलेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तुम चुनाव लड़ने के लायक बचोगी तो रहोगी ना, तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगी? तुम्हारा अस्तित्व भी कोई नहीं बचा है। जो लाल झंडा है अब वो खत्म हो चुका है। इनको चाहिए अपने बेड के साइड पे रखें, रात को सो साथ लेकर सोएं, सुबह फिर उठ के उसको देख लें, उसको प्रणाम करें। तिरंगे के अलावा इस प्रदेश में, इस यूटी में कोई झंडा नहीं चलेगा। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि एक डिमांड उठी है कि जम्मू के अंदर भी एक ऐसा कॉलेजियम बनाया जाए जैसे गुपकार की तरह बनाया है, मुझे लगता है कि फिलहाल उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और पिछले दिनों एक समूह इकट्ठा भी कहीं हुआ, अब उस समूह में कभी आप वो नाम पढ़ेंगे कौन कौन लोग थे, तो जिनका सामाजिक राजनीति कोई अस्तित्व नहीं है वो लोग थे। इसका मतलब उन लोगों ने खुद अपना मजाक बनाने का प्रयास किया है। वो अगर कहीं कोशिश करते कि बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त की हुई है और पूरी दुनिया में सबसे क्या ऐसी पहल बीजेपी नहीं कर सकती थी? देखिए, ये अगर कहीं बात सिविल सोसाइटी उठाती तो गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक क्रिएट हो सकता था, गैर राजनीतिक। लेकिन जहाँ राजनीति की बात होगी ना, बीजेपी के कांग्रेस कभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस का आपको पता है अस्तित्व क्या है। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ऑपरेट होती है कश्मीर से, रिमोट उसका दिल्ली में, तो वो कहीं से भी उनकी तालमेल बैठ नहीं, क्योंकि जम्मू में जो कांग्रेस के वो लोग हैं उनका अस्तित्व है कुछ नहीं है। आज तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ये जम्मू से डोगरा हुए बनने नहीं देते हैं। जो भी बनेगा कश्मीर से बनेगा, चाहे उसके कितने भी स्कैम हुए हैं, कितने भी स्कैंडल में वो आया हो, कितने भी बड़े उसके होर्डिंग्स लगे हों बदनामी के कारण, लेकिन वो आएगा वही अध्यक्ष। तो मुझे लगता है कि ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं। कभी जम्मू की सिविल सोसाइटी जम्मू के हित के लिए अगर किसी प्लेटफॉर्म को मजबूत करती है तो उस वक्त के वक्त को मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि जो हमें जम्मू का हित भी सोचना है, अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं, जम्मू का हित जम्मू वालों ने सोचना है, कश्मीर का हित कश्मीर वालों ने सोचना है, और दोनों के जो हित हैं वो बराबर होने चाहिए। कश्मीर वाले बोले हमने धारा 370 वापस लानी है, तो जम्मू का द्वारा को सिविल सोसाइटी ऐसी खड़ी हो जाए कि जो कश्मीर की ट्यून पे नाचेगी, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। धारा 370 इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। अब वो दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकती। जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद अक्सर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यहाँ एक विकास की नई बयार नज़र आ रही है, लेकिन आम लोगों की अगर बात करें, जहाँ एक छोटे से कारपोरेटर की बात करें, तो आज भी वो गली नाली स्ट्रीट लाइट के लिए वो इधर उधर भाग रहा है। तो विकास है कहाँ पे? देखिए, कॉरपोरेटर का एक स्तर होता है, वो चुना हुआ नुमाइंदा होता है और उसकी लिमिट होती है, बाउंड्री लाइन होती है, उससे अपने वार्ड से बाहर नहीं जाना है। और जो उनकी डिमांडें होती हैं वो उनके पास प्लेटफॉर्म है कि मैंने कॉर्पोरेशन में बात रखनी है, जब बाकी जो कंसर्न एजेंसीज हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है चाहे पीडीडी है, वहाँ तक बात रखनी है। अब ये कहा जाए क्योंकि अब धारा 370 हट गई है तो दुनिया भर का, देश भर का पैसा सिर्फ जम्मू कश्मीर में लगेगा, वो संभव नहीं है। अभी सोर्सेज के हिसाब से चलना है। हमारे जम्मू कश्मीर के सोर्सेज क्या है? केंद्र के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। हमारे स्टाफ की, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी सैलरी भी हमारी लोकल जनरेशन में नहीं है। अब आने वाले दिनों में बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आएंगी, लैंड एक्ट खुल चुका है, रास्ते खुल चुके हैं। तो अब जब पैसा रेवेन्यू यहाँ जनरेट होगा तो यकीनन आप देखेंगे, अगर यहाँ पर पंचायतों के अंदर 74 अमेंडमेंट लागू हो रही है तो 73rd अमेंडमेंट के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस भी मजबूत होंगी। यहाँ तक कॉर्पोरेटर्स का आपने जिक्र किया, उनकी अब वो कॉर्पोरेटर एक कल्पना करता है कि मेरे वार्ड के अंदर अगर 25 गलियां हैं जिनका निर्माण होना है तो मेरा 5 साल का टेन्योर है, मैं 1 साल में सब करवा दूँ, वो संभव नहीं हो पाता है।
कॉर्पोरेटर को भी अपने लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, वो करते भी हैं बेहतरीन तरीके से। हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 75 कॉर्पोरेटर काम कर रहे हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, वो अपनी जिम्मेवारी का सही से निर्वाह कर रहे हैं। हम खुद उनके काम को देखते भी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा उनके काम को, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, हर चीज़ को होता है। और आपने भी देखा है, हम भी सरकार में रहे, हमारी विधानसभा भी 3.5 साल के बाद जो है हमने विड्रा कर लिया केंद्र सरकार से, और उसके बावजूद भी हम लोग आज, हमारी विधान परिषद भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम फील्ड में हैं, हम लोगों के काम करवा रहे हैं। लेकिन एजेंसी काम करती है, डिपार्टमेंट काम करता है, संयम के साथ चलिए तो सारे काम संभव है। अब ये हम कह रहे हैं क्योंकि 370 हट चुकी है, अब हर गली चकाचक, हर नाली फटाफट बन जाएगी, बिल्कुल बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको संयम के साथ ही चलना पड़ेगा। जितने सोर्सेज है उतना, चादर देख के ही पैर फैलाना पड़ता है। आपकी चादर छोटी है, पैर आपका दूर जा रहा है, वो संभव नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 70 वर्षों का नासूर था, 70 वर्षों से कांग्रेस ने इस देश को दीमक की तरह चूसा है। कभी इन कांग्रेसियों के अकाउंट निकलवाइए, अब ये जो 3 ही बचे हैं, मैडम है और 2 उसके वेयरबाउट्स हैं, इनके कभी अकाउंट्स निकलवाइए, आप हैरान हो जाएंगे कि इनका बिजनेस क्या है। एक पॉलिटिशियन का अगर बिजनेस नहीं है तो उसके पास ये संपत्ति कहाँ से आई? इसका मतलब देश को लूटा गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें खुलेंगी। आने वाले दिनों में बहुत बड़े खुलासे होंगे, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या देश हो। ये कहना है विक्रम रंधावा जी का। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।